अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम मैम। मैम। कल मैंने आपसे कहा था कि देख के आइएगा पाकिस्तानी करेंसी की एक्सचेंज रेट। बाकी तो कुछ ना कुछ ही मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं, लेकिन आप लोगों से मैंने ये कहा था कि कल आप देख के आइएगा कि ईरान एक पाकिस्तानी रुपए के ईरानी करेंसी की क्या प्राइस है। अगर तो किसी बच्चे ने देखी हो तो वो शेयर कर दे, चाहे चैट में कर दे, चाहे वो बोल के बता दे। बाकी आजकल पाकिस्तानी करेंसी की बजाय इसके कि हम ये बताएं कि डॉलर के रुपीस कितने बनते हैं, तो 0.000 समथिंग बनेगा, तो ये सामने आपको नजर आ रहा होगा। इसके बजाय हम ये देखते हैं कि एक डॉलर जो है उसकी क्या प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस में। ये आज के मैंने रेट्स निकाले हैं। 165 रुपीस का एक डॉलर है, 186 रुपीस का एक यूरो है, 207 रुपीस का एक ब्रिटिश पाउंड है, और इंडियन रुपीस भी जो है वो 2.1 रुपीस का है। मतलब इंडिया की करेंसी भी हमारी करेंसी से बेटर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 113 रुपीस का, कैनेडियन डॉलर 122, सिंगापुरी डॉलर जो है वो 118 के डॉलर जो है। ये आप देख रहे हैं कि इन सब कंट्रीज की जो करेंसी है उसको हम डॉलर ही कहते हैं, लेकिन ज्यादा कंसर्न पाकिस्तान का यूएसए की करेंसी से होता है, क्योंकि एक तो यूएसए का डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है और हमारी ट्रेड के लिए भी क्योंकि हम ये यूज करते हैं। बाकी मलेशियन करेंसी 38 रुपीज की है, और जापानीज येन जो है उसकी प्राइस आप देख रहे हैं सिर्फ 1.5 है। ये नहीं है कि जापान जो है उनकी जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग नहीं है। इस हम पॉलिसी पर्पसेस के तौर पर भी, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से आपकी करेंसी जो होती है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। तो मे भी ट्रेड बैलेंस की पॉलिसी के तौर पे कुछ कंट्रीज जो है अपना एक्सचेंज रेट लो रखते हैं। बाकी ये इधर डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज के रेट दिए हुए हैं, ये आप लोग खुद भी निकाल के देख सकते हैं। लेकिन वंस अगेन मैंने आपको ईरान की करेंसी का कहा था, जो अगर किसी भी बच्चे ने देखा हो तो मेरे साथ शेयर कर दें। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि ये पाकिस्तानी रुपए की मतलब पोजीशन है। इरानियन रियाल 0.0039 रुपीस है। नहीं, आप ये बताएं कि एक पाकिस्तानी रुपए के कितने ईरानी रियाल मिल जाएंगे, ताकि हमें जरा आसानी से समझ आए। ये हारिस बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं था। हाँ, तो आप देख के तो दोबारा एक दफा बताएं भला कि एक पाकिस्तानी रुपए के कितने ईरानी रियाल मिल जाएंगे। बाकी स्क्रीन को मैं क्लोज कर रही हूँ। कल हमने एक्सचेंज रेट शुरू किया था जी बच्चे, 255.96 मीन ये कि एक पाकिस्तानी रुपया 250 ईरानी करेंसी के बराबर। ईरानी करेंसी को कहते क्या? ईरानी रियाल। ईरानी रियाल। मीन ये कि ईरान की इकॉनमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और इकॉनमी ईरान की जो करेंसी है उसकी भी प्राइस काफी लो है। तो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज जो है उनको कंपेयर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई कंट्री जिसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो और उसकी करेंसी की प्राइस लो आ रही है, तो फिर उसको चेक करना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए कि क्या ये उनका पॉलिसी ऑप्शन है या इसकी कोई और रीजन है। तो कल हमने शुरू किया था नॉमिनल एक्सचेंज रेट से। हमारी क्या मुराद थी कि एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज, जबकि रियल एक्सचेंज रेट मीन द एट विच वी एक्सचेंज द गुड्स ऑफ वन कंट्री विद द गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज। जैसे कि हमने आपकी बुक में एग्जांपल कार की निकाली थी कि एक अमेरिकन कार जो सी है, एक जापानीज कार दो अमेरिकन कार्स के बराबर थी अगर हम उनके एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करके देखें। जबकि आपकी स्लाइड शेयर पे आपको जो एग्जांपल दी हुई है वो बर्गर की है कि यूएसए का एक बर्गर लेने के लिए जापान में जो अमाउंट पे करेगा, बच्चे बार बार आ गए, वो 1.5 जापानीज बर्गर के बराबर है। तो रियल एक्सचेंज रेट मीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ गुड्स व्हिच वी कैन एक्सचेंज of goods of one country with the goods of other countries, while nominal exchange rate means price of one currency in terms of other currency। ये यूं भी हो सकती है कि डॉलर की प्राइस रुपए में और रुपए की प्राइस डॉलर में। एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि इन द रियल वर्ल्ड या मैक्रो लेवल पे कि जब भी आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता है आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं कम हो जाती हैं। आपकी करेंसी जितनी स्ट्रांग होगी, असल में
आपकी चीजें दूसरे कंट्रीज के लिए उतनी ही एक्सपेंसिव होंगी। जैसे अगर अमेरिकन चीज आप पाकिस्तान में खरीदें तो आपको बहुत महंगी लगती है, क्योंकि उसकी प्राइस डॉलर से होकर रुपए में आती है। लेकिन हमारी चीजें अमेरिका में लोगों को चीपर लगती हैं, क्योंकि हमारी करेंसी जो सी है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये ज्यूम कर, ये है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज करना मीन ये कि अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज। तो इसको पॉलिसी ऑप्शन के तौर पे भी यूज किया जाता है कि आप अपने एक्सचेंज रेट को कम रखते हैं या ज्यादा। ये हमने पढ़ा था कल। ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होगा जब अगर हम इसको यूज करेंगे अपनी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स को चेंज करने के लिए। ये ओवर द टाइम इनका रिलेशनशिप दिया हुआ है फॉर द अमेरिका। इस तरह का रिलेशनशिप आप पाकिस्तान का भी निकाल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का डाटा लें, उसे एक्सेल में रखें, आप ड्रा करें तो आपके पास आ जाएगा कि क्या पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू की भी पाकिस्तान की नेट एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक है या नहीं है। जबकि चूंकि अमेरिकन करेंसी जो सी है वो काफी पावरफुल है, तो उसका ये रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जो जो उनकी करेंसी जितनी स्ट्रांग हुई या उनका रियल एक्सचेंज रेट जितना इंक्रीज हुआ, उनकी नेट एक्सपोर्ट्स उतनी डिक्रीज हो रही है ओवर टाइम। और इससे हमने कंक्लूड किया था कि नेट एक्सपोर्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और उसके बाद एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन के लिए हमने ये डायग्राम बनाई थी। ये डायग्राम क्योंकि यूएसए के लिए बनी हुई है, लेकिन नॉर्मली आपकी बुक में सिंपल डायग्राम भी दी हुई है। ये वो डायग्राम है जो आप बुक से करेंगे। पिछली दोनों डायग्राम नहीं शामिल। किसी बच्चे का माइक खुला, बच्चों से बंद कर लें। तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या है कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट। इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा तो आपकी डोमेस्टिक सेविंग कम हो जाएंगी। आर के ऊपर स्टेरिक जो है वो शो करता है कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जब आप ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल आउटफ्लो, नेट कैपिटल आउटफ्लो। जबकि डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व है ये नेट एक्सपोर्ट्स का कर्व है, और इट इज द नेगेटिव फंक्शन ऑफ योर नॉमिनल एक्सचेंज, योर रियल एक्सचेंज रेट। तो जहां भी आपकी नेट एक्सपोर्ट्स और आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल होंगे वो आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होगा। इससे ज्यादा अगर आपका एक्सचेंज रेट है अबव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स कम है और आपका कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा है। तो इस नतीजे में एक्सचेंज रेट दोबारा कम हो जाएगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो मीन कि आप करेंसी जो फॉरेनर्स को दे रहे हैं वो कम होती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी, और आपकी चीजें जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम होंगी। तो ऑब्वियसली एक चीज की सप्लाई बढ़ने से उसकी प्राइस कम होगी। हमेशा याद रखना कि एक्सचेंज रेट क्या चीज है, करेंसी की प्राइस है। ये इसकी वही अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि डिमांड क्या है एक्सचेंज रेट की, फॉरेनर नीड्स योर करेंसी टू बाय योर एक्सपोर्ट्स। इसकी सप्लाई क्या है कि आपकी सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट से जितनी ज्यादा होंगी आप उतना ज्यादा जो है वो फॉरेनर्स को दे सकते हैं। इसके बाद ये जिनको पॉलिसी ऑप्शन दिए हुए आपकी बुक में, इस पावर पॉइंट स्लाइड में हमने से कहा हुआ है 4 एक्सपेरिमेंट्स के फिजिकल पॉलिसी एट होम, फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, एंड ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स। ये 4 पॉलिसी ऑप्शन है जो एक ओपन इकोनॉमी में अगर अप्लाई किए जाए तो उसका क्या रिजल्ट जो है वो निकलेगा। फिजिकल पॉलिसी एट होम से क्या मुराद है, आपको बताया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कोई चेंज या आपकी टैक्सेस में कोई चेंज। फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड से क्या मुराद है कि इफ आप अपनी इकोनॉमी के अलावा यू अज्यूम रिमेनिंग है 2 कंट्री अगर आपने अज्यूम किए हुए हैं या दूसरा कंट्री लार्जर है जो भी है, उनकी फिजिकल पॉलिसी के उनकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या टैक्सेस में चेंज है। एंड इंक्रीज इन मैम इन्वेस्टमेंट डिमांड एट होम। आवाज़ सही नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। किस बच्चे को आवाज ठीक नहीं आ रही? बच्चे आपने अपना माइक भी खोला हुआ है, मुसलसल शोर हो रहा है। मेरे ख्याल से अक्सर बच्चों को आवाज ठीक ही आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है जिन बच्चों का नेट का प्रॉब्लम है उनको यही है कि थोड़ा बहुत सुन लिया करें और जो बाकी होता है उसको बुक से पढ़ के समझा करें। मैं इसीलिए ये क्लासेस के ऑनलाइन होने की वजह से रिपीटेडली आप लोगों को सेम चीजें मतलब बार बार करवा रही हूँ। मैम आपसे ये आ रही आवाज? ठीक है, मैम आगे ना बिल्कुल ही रुक गई थी आवाज़। तो थोड़ा सा अब वेट तो कर आ लिया करें ना। जी बाकी ज़रा ये सिंपल चीजें हैं। सही। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कि फिजिकल पॉलिसी एट होम।
एक्सपेरिमेंट इसे कहें, एप्लीकेशन कहें, जो भी है कि फिजिकल पॉलिसी एट होम और फिजिकल एक्सपेंशन। फिजिकल एक्सपेंशन मीन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और डिक्रीज इन टैक्सेस। इन दोनों पॉलिसीज का रिजल्ट सेविंग पे क्या होगा कि आपकी सेविंग डिक्रीज हो जाएंगी। जब भी आपकी सेविंग डिक्रीज होंगी तो S1 माइनस इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है ये कम होगा तो आपका ये कर्व ब्लू से रेड वाली जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, मीन आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज हो गया। नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वो डॉलर्स या वो करेंसी जो फॉरेनर्स को सप्लाई कर रहे थे अपनी एक्सपोर्ट्स खरीदने के लिए वो कम हो जाएगी। जब वो करेंसी कम होगी तो आपकी करेंसी की प्राइस E1 यानी कि एक्सचेंज रेट E1 से बढ़ के E2 पे चला जाएगा। जब आपकी करेंसी एक्सपेंसिव होगी तो आपकी चीज़ें खरीदने के लिए लोगों को आपकी चीज़ें एक्सपेंसिव लगेंगी, महंगी लगेंगी, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या चीज़ है, एक्स माइनस एन। तो इसमें अगर एक्स यानी कि एक्सपोर्ट्स को आप कम करते हैं तो ये एक्सपोर्ट्स आपकी कम होगी NX1 से NX2 पे चली जाएगी। मीन कि फिजिकल एक्सपेंशन डोमेस्टिकली अगर आप फिजिकल एक्सपेंशन की पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी अप्लाई करते हैं जिससे आपकी सेविंग कम होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे और आपकी करेंसी जो है उसका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। सेकेंड है फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड। आप अज्यूम करें कि फॉरेनर्स ने कोई फिजिकल पॉलिसी अप्लाई की है और वो क्या है कि एन इंक्रीज इन वहाँ पे जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है आज टैरिफ से हमें शो किया वो इंक्रीज हुआ है और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई है, जिससे कैपिटल आउटफ्लो जो है वो बढ़ गया है। तो अगर उन्होंने पॉलिसी जो भी अप्लाई की है उसका रिजल्ट ये निकला कि आर्स टैरिफ जो है वो इंक्रीज हुआ है। आर्स टैरिफ के इंक्रीज होने की वजह से डोमेस्टिकली आपको पता है कि हमें स्मॉल इकॉनमी हमने अज्यूम किया हुआ शुरू में, तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट ही हमारे लिए रियल इंटरेस्ट रेट है। तो जब भी आर इंक्रीज होगा उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। हम इस डायग्राम इस कर्व से शुरू कर रहे हैं, ये जो S1 माइनस आई जो डार्क ब्लू कलर में दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का नतीजा क्या निकलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एक्स्ट्रा सेविंग जो होती है वो आउटफ्लो कर देंगी, नेट कैपिटल आउटफ्लो करेगा और आपका न्यू इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो करने का क्या मतलब है कि आप अपनी ज्यादा करेंसी दे रहे हैं फॉरेनर्स को आपकी एक्सपोर्ट्स खरीदने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। इस नतीजे में जब आप अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ाते हैं तो एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज फ्रॉम E1 टू E2। एक्सचेंज रेट जब डिक्रीज करेगा तो आपकी करेंसी चीपर है तो आपकी गुड्स भी दूसरे फॉरेनर्स के लिए चीपर हो जाएंगी, जिसका मतलब नतीजा क्या निकलेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और नेट एक्सपोर्ट्स NX1 से बढ़ के NX2 पे हो जाएंगे, causing the real exchange rate to fall and net exports to rise। इन डायग्राम्स में प्रोमिनेंटली जो नेट रिजल्ट्स हैं वो शो किए होंगे। बस आपने इनके दरमियान में रिलेशनशिप याद रखना है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। दूसरा ये जो स्लाइड पे डायग्राम है इस पे E1 और E2 नहीं लिखा हुआ, ये भी अगर आप लिखते हैं इस जगह पे और इस जगह पे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप ये बता सकते हैं कि E1 आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था लेकिन फिजिकल पॉलिसी के नतीजे में जो कि फॉरेन फिजिकल पॉलिसी थी आपका न्यू इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली एंड पे यहाँ पे है जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट्स पहले से ज्यादा और आपका एक्सचेंज रेट डिक्रीज है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। डोमेस्टिकली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाती है इस सिचुएशन का भी रिजल्ट क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज की गई है, सेविंग में कोई चेंज नहीं आया जिसकी वजह से आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो विल डिक्रीज एंड S1 माइनस I1 curve will shift here which is shown by the green line. Original equilibrium was at point this, इसको आप E1 लिख लें and new equilibrium will be at E2। दो यहाँ पे E2 नहीं लिखा हुआ लेकिन ये ग्रीन और ब्लू लाइन का जो न्यू इंटरेक्शन है। तो आपका जब कैपिटल आउटफ्लो कम होगा तो आपका एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज फ्रॉम E1 टू E2। इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट का नतीजा क्या निकलेगा, योर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज एंड नेट एक्सपोर्ट्स विल शिफ्ट फ्रॉम NX1 टू NX2। आप डायग्राम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो इस तरह के कुछ पॉइंट आप याद कर लिया करें अच्छे तरीके से कि पहले क्या हुआ वो आपको इधर ग्रीन में दिया हुआ है, उसका रिजल्ट क्या निकला। मीन स्टार्ट क्या था कि एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे आगे आप थोड़ा सा कुछ ऐड कर लेंगे, रिजल्टिंग दैट सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर्व विल शिफ्ट टू S माइनस I2। और आगे आप एक ये याद कर लें कि इसका आउटकम क्या था, causing the real exchange rate to rise and net exports to decrease। थर्ड, ये मैंने आपसे कहा था बच्चों आपने पढ़ के आना है कि अगर ट्रेड पॉलिसी ये अपनाई जाए कि आप इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें
तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कोई बच्चा पढ़ के आया? जी मैम पढ़ा है। पढ़ा है तो आपकी बुक पे क्या पेज नंबर दिया हुआ है इसका? मैम 161। 161। इस पे ये है कि प्रोटेक्शन, एक तो इस पे एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है कि कोई भी वो इकोनॉमिस्ट जो ये एडवोकेट करते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी और डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए और सिर्फ एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए। कोई भी ऐसी पॉलिसी जो आपकी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है उसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहते हैं। मतलब उसकी आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही, तो आप फॉरेन से चीपर इंपोर्ट्स ना मंगवाएं। मसलन चाइना की जो गुड्स हैं, पाकिस्तान की गुड्स, उनका प्राइस में आप देख रहे हैं कि कम्पीट नहीं कर पाती। तो बहुत से इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप चाइना से कोई भी कंट्री जो आपको बहुत सस्ती इंपोर्ट्स दे रहा है वो ना मंगवाएं, तो आपकी अपनी इंडस्ट्री फ्लोरिश करे। जबकि बहुत से इकोनॉमिस्ट इस पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं कि एक तो इस तरह इंडस्ट्री को आदत पड़ जाती है सब्सिडीज लेने की और अपने पाँव पे ना खड़ा होने की, एफर्ट ना करने की, कॉम्पिटेंट नहीं रहती वो। जबकि दूसरा कुछ जो इसके बारे में व्यू है कि प्रोटेक्शनिज्म पॉजिटिव नहीं होता, वो यहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है कि आप फॉरेन से कार्स को इंपोर्ट करना बंद कर दें, तो इसके नतीजे में क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर कोई बच्चा पढ़ के आया तो बताए। मैम जब हम कार्स की इंपोर्ट्स को बंद कर देंगे तो फिर हमारी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज़ को बढ़ा देंगे, यानी उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलेगा? अगर टैक्स वगैरह इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगा दिए जाएं या फिर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट कर दी जाए गुड्स की या सर्विसेज की। इसका एक रिजल्ट और भी है ना कि अगर आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, जो कि डायग्राम से शो किया हुआ है, तो आपके नेट एक्सपोर्ट्स कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी, ये पिंक वाला जो आपको नजर आ रहा है, और आपका इक्विलिब्रियम जो है इस लोअर पॉइंट से जब अबव पे शिफ्ट होगा, मीन आपकी इंपोर्ट्स कम हो और आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो आपकी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होगी। करेंसी के एप्रिशिएट होने का क्या मतलब है कि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी। वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि आपकी करेंसी की, वैसे ये ज्यादा डेवलप कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी इतनी आसानी से उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनीवे जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो आपकी एक्सपोर्ट दोबारा फॉरेनर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी। जब एक्सपेंसिव होंगी वो उन्हें नहीं खरीदेंगे, तो जो कुछ भी आपने गेन किया था नेट एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, ये नहीं कि अपनी इंपोर्ट्स को कम करके आपने जो भी पैसे बचाए थे, और जब आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगी तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलेगा कि इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से आपका एक्सचेंज रेट E1 से E2 पे चला जाएगा, जबकि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स N-1 सेम रहेगी। तो अल्टीमेटली इसका कम से कम इस डायग्राम में, इस बुक में यही आर्ग्यूमेंट है कि आपको इस पॉलिसी को अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता। द ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट हार्मफुल है, इसका कोई फायदा नहीं है इकोनॉमी के लिए। ये दो डायग्राम से एक्सप्लेन की हुई है इस पावर पॉइंट स्लाइड में। कि फर्स्ट क्या है कि एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ exchange rate and import quota which decrease the imports will increase the net exports. Demand for dollar will shift to the right. Demand for dollar इस डायग्राम में प्रेजेंट नहीं की हुई, सिर्फ इसका रिजल्ट बताया हुआ है कि demand for dollar will increase. Trade policy does not affect savings or investment, so capital flows and the supply of dollar will remain fixed. Ultimately, change in exchange rate will be more than zero because increase in the demand of dollar will increase the exchange rate. Change in net exports will, there would be no change in net exports क्योंकि आपकी सप्लाई फिक्स है। अगर आपकी फॉर द टाइम बीइंग आपकी इंपोर्ट्स जो सी हैं वो कम भी हुई हैं, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स की सप्लाई फौरी तौर पे इंक्रीज नहीं करेगी। चेंज इन इंपोर्ट्स विल बी लेस देन जीरो, मीन ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो सी पहले से कम हो जाएंगी ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी पहले से कम हो जाएंगी। कहने का बुक में डिटेल से दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। मकसद सिर्फ ये है कि उनका कहने का मकसद ये है कि ट्रेड पॉलिसी किसी भी किस्म की होगी तो अल्टीमेटली सिर्फ जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होगी, जो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होगी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ट्रेड वॉल्यूम विल बी श्रिंक। नेक्स्ट है बच्चों आपका द डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसमें आपने जो रियल एक्सचेंज रेट का आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, E इज इक्वल टू, ये रियल एक्सचेंज रेट है, E nominal exchange rate multiplied by the price level at home divided by the price level at foreign. Solve it for the nominal exchange rate। आप इसको E को इधर ले आए,
इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पी ऊपर चला जाएगा फॉरेन प्राइस लेवल, और ये आप नीचे ले आएंगे और इसको दोबारा हम इधर ले आएंगे। इसको आपको आता ही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जिससे आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसमें दूसरा ये दिया हुआ है कि आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट और जो प्राइस लेवल है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है। एम और पी आपकी रियल मनी सप्लाई है, एंड एल इज द डिमांड फॉर मनी है, आर इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है, वाई आपका इन्फ्लेशन रेट है, और वाई आपका डोमेस्टिक जीडीपी लेवल है। जबकि नेट एक्सपोर्ट्स आर द फंक्शन ऑफ सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और इट शुड बी इक्वल टू saving minus investment, where investment is function of international interest rate and net exports are the function of real exchange rate. इन सब वैल्यूज को आप पुट करेंगे, ये आपने कल सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास अल्टीमेटली नॉमिनल एक्सचेंज रेट का फार्मूला आ जाएगा। वी कैन रीराइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स। पहले हमने सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यूज डाली हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यूज जो सी उनकी जगह आप चेंजिंग वैल्यूज अगर डालें तो आपके पास ग्रोथ रेट, किसी भी चीज़ में होने वाली चेंज ओवर टाइम जब हम कंसिडर करते हैं तो इसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। For a given value of real exchange rate, the growth rate of nominal exchange rate is equal to the difference between foreign and domestic inflation rate. इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए इस बात को समझ भी लें और याद भी कर लें कि nominal exchange rate between the two currencies depends upon the inflation rate in the two countries. आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, आपका इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी। ये तो है कि आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन आपने किसी एक करेंसी से चेक करना है, ये नहीं कि डॉलर के साथ पाकिस्तानी करेंसी का, तो आप ये चेक करेंगे तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट विल बी कंपेयर टू द इन्फ्लेशन रेट इन अमेरिका। यहाँ पे ये जो डेल्टा पी ओवर सिंपल पी है ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट है, ये डेल्टा पी स्टेरिक ओवर पी स्टेरिक फॉरेन इन्फ्लेशन रेट है। ये चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। इन सब वैल्यूज को आप पुट करेंगे, जो पाई है इसको वंस अगेन हम इस चीज को, ये डेल्टा पाई और पी जो है इसको यूं भी लिख सकते हैं, पाई स्टेरिक ये इन्फ्लेशन रेट है फॉरेन, और ये सिंपल पाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट है। डेल्टा ई मीन आपके एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट में जो भी चेंज आया उसको आप ओरिजिनल एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर दें तो आपके पास चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट आ जाएगा। आप इसको सिंपल बुक वाला भी कर सकते हैं अगर आप सारा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का इन्फ्लेशन और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है उसको ड्रा किया हुआ है कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। परचेजिंग फॉर पैरिटी, इसको हमने नहीं करना, बाद में आप नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी बच्चा इसको अपने लिए पढ़ना चाहता हो तो आप पढ़ के इसकी क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक हमने 13 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। कोई भी बात आपने इस चैप्टर में से पूछनी हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। इसी तरह इस चैप्टर के अपेंडिक्स में दिया हुआ है लार्ज ओपन इकोनॉमी, यहाँ पे उसके अजम्पशंस दिए हुए होंगे मे बी के, ये चैप्टर समरी है, लेकिन आपके बुक में अपेंडिक्स में, बल्कि मैं आपको बुक खोल के दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि लार्ज ओपन इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। लार्ज ओपन इकोनॉमी स्मॉल ओपन इकोनॉमी में पहला डिफरेंस जो आएगा वो ये होगा कि लार्ज ओपन इकोनॉमी जब भी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग या डिमांड चेंज होगी तो ये वर्ड इंटरेस्ट रेट नहीं लेगी, बल्कि ये इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगी, इफेक्ट करेगी, और उसके बाद वो रिजल्ट्स भी हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले कोई बच्चा पूछ रहा था कि लार्ज ओपन इकोनॉमी में कैसे, तो वो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये अपेंडिक्स में गिवन है लार्ज ओपन इकोनॉमी, जिसमें नेट कैपिटल आउटफ्लो कैसे होगा, उसकी डायग्राम एवरीथिंग इज गिवन। आप इसे एक दफ़ा रीड करके आए, ये आपका मॉडल है लार्ज ओपन इकोनॉमी का। उसमें लोनेबल फंड्स की इक्वेशन और तरह होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आर स्टेरिक के बजाय सिंपल आर लिया हुआ है कि ये डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो से इन्फ्लुएंस करेगा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को। इस तरह की कुछ चेंजेस इसमें होंगी, और लार्ज ओपन इकोनॉमी की जो पॉलिसीज होती हैं वो पॉलिसीज एट होम जो सी हैं वो वर्ल्ड पॉलिसीज को या वर्ल्ड एक्सचेंज रेट को सॉरी इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट कर सकती हैं। ये बच्चों आप देख के आइएगा, इसमें जो भी बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं, इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आए, अपने क्वेश्चन प्रिपेयर रखें। आपको ये असाइनमेंट आपने इस वीकेंड तक जमा करवा देनी है, और ये जो कमिंग वीकेंड है आपका, कोई क्वेश्चन बच्चों इससे रेलेवेंट?
जी बच्चे, मैम अटेंडेंस मेरी आपने लगा दी है इधर चैट में अटेंडेंस? ये इसमें अभी लगाई। सारे बच्चे, मैं रोज कहती हूँ लेकिन मेरे पास चैट में जो अटेंडेंस होती है वो कम होती है, तो आप सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। 22 बच्चे हैं मेरे पास इस वक्त प्रेजेंट। चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इस मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बच्चों, वंस अगेन जो आपका CR है मुझे अटेंडेंस भेजना मत भूलिएगा। ठीक है मैम। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास होगी, वही टाइम होगा रेगुलर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।